हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में यानी फर्स्ट वीडियो में इंटरफेरेंस चल रहा था। अभी उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये डायग्राम आपने नोट्स में देखा है। बच्चों, एक ज़रूरी बात, आप जब भी कोई वीडियो अटेंड करोगे आपके हाथ में मेरे PDF नोट्स होने चाहिए, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मैं ये कह रहा था, आप नोट्स के अंदर ये डायग्राम देखेंगे। और एक और बात बताऊं, ये डायग्राम बुक में नहीं है, NCERT में हल्का सा छोटा सा बता रखा है। बहुत सारे ऑथर्स हैं इस डायग्राम को बनाते हैं अपने बुक्स में, लेकिन मेरे को ये बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है, मैंने इसको काफ़ी ज़ोर शोर से इस डायग्राम को आपके नोट्स में बनाया है, क्योंकि इससे आपको इंटरफेरेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप प्रैक्टिकली इंटरफेरेंस को होते हुए देखोगे तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ को इमेजिन करना, उसको माइंड में विजुलाइज कर पाना ज़रूरी है। बच्चों, ये डायग्राम जो पिछले वीडियो में भी था, आपके नोट्स में है, इसको देखिए। फर्स्ट केस है, S1 S2 से दो वेव्स चल रही हैं और पॉइंट P0 पर आकर के मीट करती है, यानी कि सुपर इम्पोज होती है। पॉइंट P0 पर सुपर इम्पोज हो रही है, मीट कर रही है। दोनों ने 5 लैम्डा पाथ ट्रेवल किया। पाथ लेंथ दोनों का सेम है, 5 लैम्डा। पाथ डिफरेंस 0 है। फेज़ की बात करें, दोनों सेम फेज़ में स्टार्ट हो रही है। सपोज 0 फेज़ 0 से स्टार्ट हो रही है और लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में किसी भी वेव का फेज़ 2 पाई इंक्रीज हो जाता है। तो इसका फेज़ हो गया, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10 पाई। सेकंड वाली वेव का भी फेज़ हो गया 10 पाई। दोनों का फेज़ डिफरेंस कितना हुआ? 0। पॉइंट P0 पर दोनों वेव्स का फेज़ डिफरेंस 0 है। फाई का वैल्यू 0 है, तो पॉइंट P0 पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू cos 0 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। और इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो पॉइंट P0 पर जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है उस पर्टिकुलर केस को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये फर्स्ट केस हुआ। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर के भी बात करते हैं। सपोज दोनों लाइट सोर्सेस 100 वाट के हैं। I1 I2 दोनों का वैल्यू सपोज 100 वाट के दोनों बल्ब्स हैं, दोनों कोहेरेंट बल्ब्स हैं जो 100 वाट के हैं। तो पॉइंट P0 पर इंटेंसिटी क्या होगी? आप कैलकुलेट करके देखिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू आएगा 400 वाट। ये बड़ा अजीब लगता है कि 100 वाट के दो बल्ब जलाए और पॉइंट P0 पर इंटेंसिटी हो गई 400। एक्सपेक्टेड थी 200। 100 और 100 के दो बल्ब जलाएंगे तो कितना उजाला होगा? स्क्रीन के पॉइंट P0 पर उजाला कितना आ रहा है? 400 है। अजीब बात। इस अजीब बात को ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप समझ गए तो आप समझेंगे, इंटरफेरेंस को आप समझ गए। नेक्स्ट केस लेते हैं। सेकंड केस देखिए बच्चों, S1 S2 सोर्स वो के वही हैं, वहीं के वहीं हैं, स्क्रीन वहीं का वहीं है। बच्चों, स्क्रीन क्या है? इट इज़ अ प्लेस वेयर द टू वेव्स आर सुपरइम्पोज्ड। सुपरइम्पोज तो बगैर स्क्रीन के खाली स्पेस में भी होंगी, लेकिन हमको ऑब्जर्व नहीं होंगी। हमें देखने के लिए स्क्रीन चाहिए होता है। लाइट को ऑब्जर्व करना है तो स्क्रीन की ज़रूरत होती है, भले ही वो रेटिना ही क्यों नहीं हो, या ऑर्डिनरी कोई भी वाइट कलर की दीवार है, कोई भी वाइट कलर का पेज है, कोई भी वाइट कलर की सरफेस है, वो स्क्रीन का रोल प्ले करती है। तो
स्क्रीन के पॉइंट पी नोट पर आपने फर्स्ट केस देखा, इंटेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 400 वॉट की इंटेंसिटी आ रही थी, ठीक है। I1 I2 इनके I1 और I2 की वैल्यू 100 है। दोनों S1 S2 लाइट सोर्सेस 100 वॉट के हैं, ओके। अब अपन लोग पॉइंट पी नोट के साइड में दूसरा पॉइंट P1 है, उस पर इंटेंसिटी ऑब्जर्व करते हैं। आपने पॉइंट P1 कुछ ऐसा चूज़ किया कि वो S1 से 5 लैम्डा और S2 से 5.5 लैम्डा डिस्टेंस पर है। दोनों वेव्स सेम फेज में स्टार्ट हुई हैं 0 0 से। डायग्राम में कैसे दिख रहा है कि सेम फेज में स्टार्ट हुई, दोनों से क्रेस्ट स्टार्ट हुआ है। दोनों वेव्स स्टार्ट होते टाइम दोनों का क्रेस्ट उभर के आया है। यहाँ पर आते आते फर्स्ट वेव का फेज हो गया 10 पाई, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते सेकंड वेव का फेज हो गया 11 पाई, क्योंकि डिस्टेंस अनइक्वल है दोनों से पॉइंट P1 की, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस पाई है। और एक और चीज़ याद रखें, यहाँ पर फेज डिफरेंस का वैल्यू कितना था, 0। यहाँ पर फेज डिफरेंस दोनों वेव्स का 0 था पॉइंट P नोट पर, उसका वैल्यू टाइम इंडिपेंडेंट है। फेज डिफरेंस पर्टिकुलर पॉइंट P नोट पर हमेशा 0 रहेगा, फेज डिफरेंस का वैल्यू पॉइंट P1 पर हमेशा पाई रहेगा, हमेशा, हर टाइम पे, टाइम इंडिपेंडेंट है। फाई का वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। फाई का वैल्यू इस पॉइंट पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 50 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री और यहाँ पे आते आते 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन हो गया। फेज डिफरेंस का वैल्यू टाइम इंडिपेंडेंट है, बट डिपेंड किस पे कर रहा है, पोजीशन पे। अलग अलग स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पर फेज डिफरेंस का वैल्यू डिफरेंट है। कहीं पर 0 है, कहीं पर पाई है, कहीं पर 2 पाई है। तो फेज डिफरेंस का वैल्यू टाइम इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? ये भी कब होता है, जब दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम हो, इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट होता है। खैर आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करेंगे अपन लोग, जस्ट थोड़ा बहुत टच देकर, रिवीजन का टच दे करके आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर फेज़ का वैल्यू 10 पाई 11 पाई है, फेज़ डिफरेंस हो गया, फाई का वैल्यू हो गया पाई, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, और अगेन जो इंटेंसिटी कैलकुलेट करी अपन ने वो आई 0। कॉस पाई का वैल्यू होता है मिनिमम, दैट इज -1, ठीक है। तो इंटेंसिटी का लेवल होगा मिनिमम। पॉइंट P1 पर इंटेंसिटी है अपने मिनिमम लेवल पे, न्यूमेरिकल एग्जांपल की बात करें तो वो है 0। यहाँ पर फेज, यहाँ पर इसका वैल्यू है 400 वॉट और यहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू है 0। और एक और बात बताना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू है 400, इस जगह होगा 300, यहाँ पर होगा 200, यहाँ पर होगा 100 वॉट, और यहाँ आते आते इंटेंसिटी का लेवल हो गया 0 मिनिमम। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे 100, 200, 300 और पॉइंट P नोट, थर्ड केस की बात करेंगे अभी। पॉइंट P नोट पर इंटेंसिटी लेवल वापस हो जाएगा मैक्सिमम। पॉइंट P2 पर फेज का वैल्यू कितना हुआ, फेज डिफरेंस, पॉइंट P2 पर फेज डिफरेंस फाई का वैल्यू फर्स्ट वाली वेव का फेज 10 पाई, सेकंड वाले वेव का फेज 12 पाई, फेज डिफरेंस 2 पाई, कॉस 2 पाई का वैल्यू
0 मैक्सिमम, cos 0 का वैल्यू मैक्सिमम, अगेन 400, अगेन यहाँ पे इंटेंसिटी का लेवल है I max विच इज 400, मतलब इंटेंसिटी का लेवल यहाँ पे 400 और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होता होता था 0, फिर 0 से 100, 200, 300, 400 और फिर 400 के बाद फिर ग्रेजुअल धीमे धीमे डिक्रीज होता हुआ। यही आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है। इसका थर्ड केस मैं नहीं बनाऊंगा, वो आपके नोट्स में बन चुका, हम लोग बना चुके, आप लोग भी प्रैक्टिस करें बनाए। मैं तो आपको इसको रिपीट करने का पर्पज़ ये था कि पिछले वीडियो का 1-1.5-2 घंटे का जो भी था उसको मैं जल्दी से रिपीट कर दूं। तो बच्चों यहाँ पे फाइनली बात करें, यहाँ पर इसकी ये लाइट सोर्स है, इसकी इंटेंसिटी है 100, इसकी भी 100। एक तरफ तो आपको आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पर 100 मिलकर के और 400 कैसे बन गया। दूसरी तरफ एक और आश्चर्य हो रहा है अपने को कि पॉइंट P1 पर उजाला, लाइट गई कहाँ, पॉइंट P पर उजाला 0 हो गया, पॉइंट P पर इंटेंसिटी यानी इल्यूमिनेशन 0 हो गया, लाइट कहाँ गई, कैंसिल हो गई। ये बड़ी अजीब बात लगती है, जो पिछली वीडियो में मैं बता रहा था कि खुद यंग साइंटिस्ट के कोटेशन है ये, कि ये बड़ा अजीब सी बात है कि लाइट ने लाइट को कैंसिल कर दिया। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है वो कैंसिल हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होकर के 0 हो गया तो इंटेंसिटी भी 0 हो गई। खैर, तो यहाँ पे 100 और 100 मिलकर के 400 हो रहा है, और यहाँ 100 और 100 मिलकर के और यहाँ पे 0 हो रहा है। यहाँ पर एक अजीब बात लग रही है कि क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब 100 और 100 मिलकर के 400 बन रहे हैं, बिल्कुल गलत है। एनर्जी, ऐसा लग रहा है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, 100 और 100 मिलकर के 0 हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो एक जगह प्रोड्यूस हो रही है लग रहा है आपको, एक जगह डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब निकाल लो अपने आप, समझ जाओ क्या कि यहाँ से कुछ एनर्जी बगल में ट्रांसफ़र होना चाहिए था। सब जगह लाइट एनर्जी का वैल्यू यानी इंटेंसिटी का वैल्यू, इंटेंसिटी एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है, इट इज़ एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पर एनर्जी एक्सपेक्टेड थी 200 सारे पॉइंट्स, स्क्रीन के सब पॉइंट्स पर इंटेंसिटी का लेवल होना चाहिए था 200। यहाँ से लाइट एनर्जी रिमूव हो गई और पड़ोसी पॉइंट्स पर, नेबरिंग पॉइंट्स पर चली गई। यहाँ पर तो लाइट हट गई और वहाँ पर, यहाँ पर तो नॉर्मल से कम हो गई और वहाँ पर नॉर्मल से ज़्यादा हो गई। यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी 200 हो गई 400, यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी 200 और लाइट ही रिमूव हो गई, गायब हो गई, 0 हो गई। यानी कि एनर्जी का यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एनर्जी न तो कोई जनरेट हो रही, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में न तो कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और न ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। एनर्जी पड़ोसी पॉइंट्स पर शिफ्ट हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इंटरफेरेंस जो है इस फेनोमेनन में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट से हट करके और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स की तरफ खिसक जाती है, चली जाती है, वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है, वहाँ जमा हो जाती है। ओके, तो ये अपना रिवीजन हुआ पिछले वीडियो का थोड़ा थोड़ा। अब अपन लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये जो कुछ भी अपन लोग जो कर रहे हैं ये अपने तरीके से जो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाता है, अपने उस तरीके से अपन ने इन बातों को समझा। और स्क्रीन के पॉइंट P0, P1, P2, P3, P4 इन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी का लेवल अपन ने देख लिया, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। सेम इसी डायग्राम को यंग साइंटिस्ट ने अपने तरीके से बनाया। यंग साइंटिस्ट ने वेव फ्रंट डायग्राम बनाया
अपन लोग वेव डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं, यंग साइंटिस्ट ने वेव फ्रंट डायग्राम से एक्सप्लेन किया। सिमिलर डायग्राम अपन लोग बनाएंगे वेव फ्रंट डायग्राम, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप का ये मॉडल मैं दिखा रहा हूँ। इधर एक बॉक्स है जिसकी दीवार में 2 स्लिट्स बनी हुई हैं। ये स्ट्रेट लीनियर होल्स हैं। एक्चुअली इसकी विड्थ इतनी नहीं होती, 1/10 मिलीमीटर होती है। ये तो मॉडल है। और बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लगा हुआ है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जो दोनों स्लिट्स को इल्यूमिनेट कर रहा है। ये डबल स्लिट है और इस डबल स्लिट के ठीक सामने स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर आपको फ्रिंज पैटर्न, इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न आपको प्राप्त होगा। तो ये डबल स्लिट और इसके ठीक सामने, डबल स्लिट के सामने स्क्रीन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बच्चों, अभी आपने जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लिया, उसको इमेजिन करें आप उसका टॉप व्यू ले रहे हो, ऊपर से देख रहे हैं उसको अपन लोग। तो वो जो बॉक्स है जिसके दीवार में डबल स्लिट लगी हुई है, ये वो बॉक्स की दीवार है और ये दोनों स्लिट्स डबल स्लिट है। जो गैप दिखाई दे रहे हैं आपको इस दीवार में, ये सरफेस है बच्चों। इस सरफेस में जो गैप दिखाई दे रहे हैं वो स्लिट्स हैं, जो शार्प एज वाली ब्लेड से बनी होती है। ये डबल स्लिट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि कोहेरेंट लाइट सोर्स यूज़ करते हैं। ओरिजिनल जो सोर्स है वो तो सिंगल सोर्स होता है, उसी से अपन लोग S1 S2 को दोनों को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो तब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पक्का इन दोनों में से जो लाइट निकलेगी वो सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, क्योंकि दोनों का ओरिजिनल सोर्स तो सेम है। इस जो सोर्स है, लाइट सोर्स है, फॉर एग्जांपल लेज़र सोर्स है, इसको अपन लोग ऐसे खुला नहीं छोड़ते। यानी कि सोर्स आपको ब्रॉड सोर्स नहीं चाहिए होता है, फाइन नैरो सोर्स चाहिए। तो इसलिए अपन लोग इसको भी कवर करके रखते हैं एक सिंगल स्लिट से। यानी कि इसकी जो लाइट है उसको भी कंट्रोल वे में सिंगल स्लिट से अपन लोग सेंड कर रहे हैं। S1 S2 को इल्यूमिनेट कौन कर रहा है? सिंगल स्लिट। और सिंगल स्लिट को इल्यूमिनेट कर रहा है बल्ब। तो आपको S1 S2 के ऊपर जो लाइट चाहिए वो नैरो लाइट सोर्स से लाइट चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद डायग्राम क्या बनेगा, मैं उसका कंस्ट्रक्शन आपको करके बता रहा हूँ। आपको उसको देखना है, फॉलो करना है और अपने आप से बनाना है फेयर में। ठीक है, इस डायग्राम को आप आलस कर जाते हो, रफ में बना लेते हो। एग्ज़ाम के अंदर उसके कंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करना आता है, वो आपको आना चाहिए। वो कब आएगा? आप जब उसके कंस्ट्रक्शन को आप फेयर में खुद बनाओगे। देखो यहाँ पर आप लोग, ये एक सरफेस है, स्क्रीन भी एक सरफेस है, इसको साइड में से देख रहे हैं इसलिए आपको लाइन दिखाई दे रही है। एक्चुअली दोनों प्लेन सरफेसेस हैं। ओके, यहाँ से मैंने एक लाइन बना ली परपेंडिकुलर पेंसिल से। ऑब्वियसली पूरा डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है। इतना लाइट लाइन बनानी है। देखो इतनी लाइट बनाई है कि वो मेरे को दिख रही है, तो आपको तो स्क्रीन पे दिख भी नहीं रही होगी। नीचे वाली लाइन दिख रही है आपको, बहुत लाइट दिखनी है आपको। इसको ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है, ठीक है? हो सके तो बाद में इरेज भी करना है इसको, इसलिए बहुत हल्का सा लाइट लाइन बनाएंगे। इसके ऊपर आप 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे सारा काम स्केल और कंपास से करना है। 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर अपन ने मार्क लगा दिया।
आप डायग्राम को जितना सफाई से बनाओगे उतना ही आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, डायग्राम अच्छा बनेगा। आपने 1 सेंटीमीटर पर मार्क लगा दिए। अब मेरे को यहाँ पे आर्क बनाने हैं। एक्चुअली वो आर्क कौन है? सेमी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं। सोर्स का शेप कैसा है? स्ट्रेट लीनियर, मतलब स्लिट। स्लिट का मतलब ही होता है एक स्लिट एक एग्जाम्पल है स्ट्रेट लीनियर सोर्स का। उसमें से वेव फ्रंट जो पैदा होंगे उनका शेप कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। पर ये सेमी सिलिंड्रिकल क्यों है? क्योंकि सिलेंडर कंप्लीट नहीं हो पा रहा, क्योंकि बीच में दीवार आ गई। तो यहाँ पे सेमी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे। और आप समझते हो कि सेमी सिलिंड्रिकल सरफेस को साइड में से देखेंगे तो कैसे दिखाई देगी? सेमी सर्कुलर दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको सेमी सर्कल्स बनाने हैं। आप इस बात को समझो, आप यहाँ पे सेमी सर्कल्स बना रहे हो, सच में एक्चुअली में वो सेमी सिलेंडर्स हैं, सेमी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं। ओके। और कोई ज़रूरी नहीं कि आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना है, आप थर्ड से फोर्थ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट वेव फ्रंट बनाया मैंने, ठीक है। आप समझते हो कि ये सोर्स है, ये मैंने जो वेव फ्रंट बनाया है ये क्रेस्ट्स को ज्वाइन करने वाला है। अपन लोग इस बात को समझते हैं कि सेम फेज वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो सरफेस है उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। ये क्रेस्ट्स को ज्वाइन करने वाला वेव फ्रंट है। और डॉटेड डॉटेड डॉट 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 कौन है? ये ट्रॉस को ज्वाइन करने वाला वेव फ्रंट है। जो क्रेस्ट्स को ज्वाइन करने वाला वेव फ्रंट है उसको मैंने कंटिन्यूस लाइन से शो किया है, और ट्रॉस को ज्वाइन करने वाले वेव फ्रंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉटेड डैश्ड लाइन से। तो यहाँ पे अपन लोग ऑल्टरनेट एक कंटिन्यूस सेमी सर्कल यानी कि सेमी सिलेंडर है ये, और ये वेव फ्रंट किसका है? ट्रॉस को जो रिप्रेजेंट करने वाला। ये क्रेस्ट का वेव फ्रंट है और ये ट्रॉस का वेव फ्रंट है। ये क्रेस्ट्स का वेव फ्रंट है और फिर ये ट्रॉस का। तो डॉटेड कंटिन्यूस डॉटेड कंटिन्यूस डॉटेड कंटिन्यूस, वन ऑल्टरनेट आप बनाते जाएं। सेम टू सेम इसी के सपोज आपने सबसे वेरी फर्स्ट वेव फ्रंट कंटिन्यूस वाला लिया है, तो यहाँ से भी फर्स्ट कंटिन्यूस वाला लेंगे। यहाँ पर आप जरा गौर से देखें, 3 सेंटीमीटर मैंने इसका रेडियस लिया है, तो यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर का आप रेडियस लोगे सेम टू सेम, ठीक है। कंटिन्यूस डॉटेड, कंटिन्यूस डॉटेड। तो आप वादा करो आप भी ये डायग्राम बनाओगे, मैं खुद बना रहा हूँ, तो आप तो ज़रूर बनाओगे। जब तक आप डायग्राम बनाओगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। तो ऐसा करके, और ये कितने सारे बनाने हैं आपको खुद को एक्सपीरियंस हो जाएगा। सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पर वो सुपर इम्पोज हो रहे हों। सफिशिएंट से मतलब है कम से कम 5-6 तो आपस में मीट कर रहे हों। तो आप जो है 10-12 दोनों तरफ से सेमी सर्कल्स बनाओगे, तो आपको उनमें से कुछ 8-10 5-6 7-8 आपको यहाँ पे मीट करेंगे और आपका कंक्लूजन सही से निकल जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे दोनों कंटिन्यूस लाइंस मीट कर रही है।
मतलब यहाँ पर दोनों क्रेस्ट वाले वेव फ्रंट मीट कर रहे हैं, यहाँ पर क्रेस्ट मीट कर रहे हैं। क्रेस्ट मीट करने का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऐड होंगे, और ऐड होंगे का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर दोनों डॉटेड वेव फ्रंट मीट कर रहे हैं, यहाँ पर डॉटेड वाले वेव फ्रंट मीट कर रहे हैं, यानी कि डॉटेड का मतलब है ट्रॉ का मतलब है नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगेन सेम डायरेक्शन में, अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे जितने भी मैंने वाइट सर्कल्स बनाए हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इनको ज्वाइन करने पर एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन आएगी। मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है क्योंकि मैंने कंपास कहाँ यूज़ किया, मेरे पास में इतना बड़ा कंपास थोड़ी है, ठीक है। आप कंपास से बनाओगे और मेजरमेंट बहुत परफेक्ट लोगे, प्योरिटी के साथ बनाओगे तो आपका डायग्राम बहुत अच्छा आएगा। मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। स्क्रीन का ये वाला पॉइंट कौन है, वही है P0, ठीक है। एक ही चीज़ को आपको लगेगा अभी कि बार बार रिपीट हो रही है, और वही तो मज़ा है कि एक ही चीज़ को आप हर टॉपिक के अंदर सिमिलरिटी आपको दिख रही है कि अरे ये तो बात रिपीट हो रही है बार बार। वेरी फर्स्ट अपन ने जो वेव्स के डायग्राम बनाए थे उनमें भी पॉइंट P0 था, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, वहाँ पर क्रेस्ट और ट्रो मीट कर रहे थे। यहाँ पे भी वही बात हो रही है। नेक्स्ट एक डेरिवेशन आएगा, कुछ वहाँ भी वही बात होगी। तो सिमिलरिटी यदि आपको ऑब्जर्व हो रही है तो एक अच्छी बात। ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों जो लाइंस हैं, इनको मैं हटा देता हूँ, आपको ये कंफ्यूज कर सकती है कि ये क्या है, पता नहीं क्या है, इसलिए इसको हटा देते हैं अपन लोग। अब क्या करेंगे, देखें जरा, जो ब्लैक कलर के जो डॉट लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डॉटेड और कंटिन्यूस लाइन मीट कर रही है, यानी कि क्रेस्ट और ट्रो मीट कर रहे हैं। डॉटेड लाइन का मतलब है ट्रो, कंटिन्यूस लाइन का मतलब है क्रेस्ट। तो यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रो मीट कर रहे हैं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो डिक्रीज होंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये सारे पॉइंट्स पर जिनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। स्क्रीन पर वो पॉइंट है P1, इस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। नेक्स्ट मैं जो बना रहा हूँ वाइट सर्कल्स, यहाँ पर क्या खास बात है, यहाँ पर आइदर कंटिन्यूस और डॉटेड सेमी सर्कल्स मीट कर रहे हैं, वेव फ्रंट्स मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिन पर मेरा पॉइंटर चल रहा है, इन सारे पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो स्क्रीन पर जो पॉइंट P2 है उस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ऐसे करके आप नीचे भी बनाएंगे, इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। ये इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। यंग ने एक्सपेरिमेंट किया और पेपर पे ड्रॉ किया था ये डायग्राम को, आज से 200 साल पहले। तो आप भी बनाएं, इतने बड़े साइंटिस्ट ने ये डायग्राम बनाया तो आप भी बनाएं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब अपन लोग ये जो स्क्रीन है, इस पर यहाँ से S1 और S2 से निकला हुआ जो लाइट है, इल्यूमिनेशन है, वो S1 स्क्रीन के ऊपर जाकर के और उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न कैसा है,
आपको तो साइड में से मैंने दिखा रखा है, जैसे अभी मैंने अपने हाथ पर कुछ लिख रखा है, अभी आपको दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैं तो साइड में से देख रहा हूँ। स्क्रीन पर जो कुछ भी इंटरफेरेंस का पैटर्न बन रहा है, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इस स्क्रीन को मैं तुम्हारी तरफ करके भी दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार का होगा बच्चों। ये स्क्रीन है, ठीक है। पॉइंट पी नोट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। और आपको फिर डायग्राम में क्या दिख रहा है? वाइट। जहाँ पर डार्केस्ट है वहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम है, और जहाँ पर लाइट है, जहाँ पर ब्राइटेस्ट है, वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। और आप इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया था अपने 400 वाट, यहाँ पर इंटेंसिटी हो गई 300 वाट, यहाँ पे 200, यहाँ पे 100, और यहाँ आते आते 0 के बाद में फिर ग्रेजुअल इंक्रीज हो रही है 100, 200, 300 और फिर वापस 400। यहाँ पर इंटेंसिटी हो गई मैक्सिमम, यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पर इंटेंसिटी हो गई मिनिमम, यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे वाइट और डार्क और ब्राइट और डार्क बैंड दिखाई दे रहे होंगे, पट्टियाँ दिखाई दे रही है आपको, स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं। ये जो बैंड है डार्क कलर वाला, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? या ये जो इनके बीच में जो ब्राइट वाला जो बैंड है, इस बैंड को मैं फ्रिंज बोलूँगा। फ्रिंज का मतलब है ये जो आपको ब्राइट रीजन दिखाई दे रहा है, वो रीजन जो है वो एक बैंड के शेप का है, पट्टी के शेप का है, इसको अपन लोग बोलेंगे फ्रिंज। तो ये जो ब्राइट फ्रिंज है ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर एंड हो रही है? आई मिनिमम से आई मिनिमम तक ब्राइट फ्रिंज है। आई मिनिमम से आई मिनिमम तक का ब्राइट फ्रिंज का फैलाव होता है। सिमिलरली आई मैक्स से आई मैक्स तक डार्क फ्रिंज का फैलाव होता है। डार्क फ्रिंज स्टार्ट होती है आई मैक्स से आई मैक्स तक, ठीक है। एक डार्क फ्रिंज का सेंटर आई मिनिमम पर होता है और एक ब्राइट फ्रिंज का सेंटर आई मैक्सिमम होता है। तो एक चीज़ आप याद रखें जो कि बुक्स के अंदर मिस्टेक होती है, जो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ बताने की, कि आप ब्राइट फ्रिंज और आई मैक्स इन दोनों को मिक्स नहीं करें, दोनों सेपरेट चीज़ है। ब्राइट फ्रिंज एक पर्टिकुलर विड्थ की एक बैंड है और उसका सेंटर पॉइंट आई मैक्स होता है। आई मैक्स इज़ नॉट एट ऑल ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज एक बैंड है जिसकी सर्टेन चौड़ाई होगी, एक सर्टेन उसकी विड्थ होगी, उस विड्थ का सेंटर जो है वो आई मैक्स होता है। ब्राइट फ्रिंज का सेंटर आई मैक्स और डार्क फ्रिंज का सेंटर आई मिनिमम। आई मिनिमम आई मैक्सिमम दो ये जो हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होते हैं, और फ्रिंज जो है वो एक वाइड चौड़ी एक बैंड है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिंज विड्थ, जिसको बीटा बोलेंगे। बीटा का फॉर्मूला डेराइव करना है। सेम डायग्राम है, रिपीट हो रहा है बार बार। S1 S2 दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज हैं और उनके सामने रखा हुआ स्क्रीन है। ये एक्चुअली दो स्लिट्स हैं, लेकिन आप साइड में से देख रहे हो इसलिए डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, और एक्चुअली ये एक प्लेन सरफेस है जिसको साइड में से देख रहे हैं अपन लोग, इसलिए आपको एक लाइन दिखाई दे रही है।
S1 S2 का मिड पॉइंट O, S1 से S2 के बीच का डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, इट इज स्मॉल d। पॉइंट O के ठीक सामने स्क्रीन पर पॉइंट है जिसको अपन लोग P0 बोलते हुए आए, हमेशा अपन ने इसको पॉइंट P0 बोला है। स्क्रीन का सेंटर पॉइंट P0 है, स्क्रीन का सेंटर पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगी, जिसको आप सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं उसको। इसके बगल में पॉइंट P1 है, P1 P2 P3 P4, वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम होगी। ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ पर कोई पॉइंट होगा Pn, Pn पॉइंट वो है जहां पर या तो I मैक्सिमम है या I मिनिमम है, वो डिपेंड करेगा केसेस पर। केस लेंगे तो बात की बात है। तो सीरियल नंबर यहाँ पर 0th एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते, और ये सपोज nth I मैक्सिमम है, आइदर nth I मिनिमम है, जो भी है सब बाद में। फिलहाल तो ये आपका सीन है। डायग्राम मैं हमेशा कहा करता हूँ बच्चों, डायग्राम को बनते हुए देखना ज़रूरी होता है, बजाय रेडीमेड बने बनाए डायग्राम के। ये क्या बना रहा हूँ मैं, ये पॉइंट P पर पहुँचने वाली फर्स्ट बीम है, सोर्स S1 से चल करके जाने वाली और पॉइंट P पर पहुँचने वाली फर्स्ट रे है। ये मैंने सेकंड वाली रे बना दी। S1 और S2 से पॉइंट P पर दो लाइट बीम्स अप्रोच कर रही हैं और उनका सुपर इम्पोजिशन होगा, सुपर इम्पोज होंगी, सुपरपोजिशन होगा। वो सेम फेज में होगी तो मैक्सिमम, ऑपोजिट फेज में होगी तो मिनिमम इंटेंसिटी क्रिएट करेगी। वो डिपेंड करेगा केस पर, बाद में बात करेंगे। कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए लाइंस जोड़ लेते हैं। डॉटेड लाइंस जस्ट ऑक्सिलरी लाइंस हैं, हेल्पिंग लाइंस हैं आपके लिए कंस्ट्रक्शन में। जिन पे एरो लगा हुआ है वो लाइट रेज है, और बाकी डॉटेड लाइंस ऑक्सिलरी लाइंस। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ये एंगल 90 डिग्री है। पॉइंट A पर मैंने परपेंडिकुलर फॉलो S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। देखिए, सोर्स यानी कि स्लिट्स, डबल स्लिट, दिस इज डबल स्लिट। डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है। सपोज ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। आपको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो पैरेलल लाइनें होती तो होता।
ये तो आपको मालूम है कि दो पैरेलल लाइंस के पेयर को एक दूसरा पैरेलल लाइंस का पेयर इंटरसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों लाइंस, ये दोनों तो पैरेलल हैं, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं क्या? नहीं, पैरेलल लाइंस कभी मीट थोड़ी करती है। पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है? 0। इनफाइनाइट पर मीट करती है, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। तो ये एंगल भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हार्डली ये 1/10 डिग्री होगा, बहुत स्मॉल एंगल है। ये स्मॉल क्यों है? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है स्मॉल d बहुत स्मॉल होता है, हार्डली 1 और 2 मिलीमीटर। ये डिस्टेंस 1 मीटर के ऑर्डर का होता है, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर के आसपास। ये हार्डली 1-2 मिलीमीटर होता है। तो आप समझ जाओ ये बहुत ही स्मॉल होता है। ये जो एंगल है हार्डली 1/10 डिग्री होता है। ये एंगल बहुत कम होता है। दो लाइंस के बीच में बहुत स्मॉल एंगल है का मतलब वो नियरली पैरेलल है। तो आपको एग्री करना पड़ेगा कि ये दोनों लाइंस नियरली पैरेलल है, ये नियरली पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा है तो एंगल नंबर 1 कितना होगा? 90 - थीटा। और फिर ये हो जाएगा थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 - थीटा है तो दूसरा थीटा होगा। तो अपन लोग इसको वापस हटा देते हैं, अब ज़रूरत नहीं है। इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बच्चों, S1P is path traveled by this ray, and similarly S2P is the path, and this is path difference। और आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये नियरली S2A होगा। S2P - S1P इज नियरली S2A। मतलब S2A पाथ डिफरेंस है। इन दोनों रेज के बीच का पाथ का डिफरेंस S2A है। इसको अपन लोग बाद में काम में लेंगे। अभी ज्योमेट्री में अपन लोग ये टारगेट में आ गया कि S2A पाथ डिफरेंस। और ये वही पार्ट डिफरेंस है जो अपन ने पिछले टॉपिक्स में किया कि जब जब ये पार्ट डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा हो, जब जब पार्ट डिफरेंस होगा 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तब पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तब पॉइंट P पर Imax होगा। और यदि पार्ट डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एट्सेट्रा हो तो पॉइंट P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि इंटेंसिटी I मिनिमम होगी। इसकी बाद में बात करेंगे। बच्चों, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूँ x n। n क्यों पुट किया मैंने? n का मतलब है nth। स्क्रीन के सेंटर से, जिसको आप ओरिजिन मान सकते हो, ये ओरिजिन का रोल प्ले कर रहा है। स्क्रीन के सेंटर से nth I मैक्सिमम का डिस्टेंस यानी कि पोजीशन, उसको बोल रहा हूँ मैं xn। x क्या है? स्क्रीन के सेंटर के रेस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट P का पोजीशन है।
ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन लोग, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से एक्स एन पता कर लेते हैं और फिर आगे का रास्ता अपने को पता पड़ जाएगा। देखो इस डायग्राम को देख करके बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर कौन सा ट्राइंगल, S1 S2A, ट्राइंगल S1 S2A में साइन थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड ट्राइंगल OPOPN, ट्राइंगल OPOPN के अंदर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट ये जो थीटा है ये काफ़ी स्मॉल हुआ करता है बच्चों। ये नहीं देखना कि आप कहाँ स्मॉल बता रहे हो तो हमारे को 45, 40, 50 डिग्री के आसपास दिखाई दे रहा है, नहीं। ये जो XN है ये भी हार्डली 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ये मैंने बताया था 1 मीटर के लगभग, अप्रोक्सीमेट 1 मीटर, और ये है अप्रोक्सीमेट 2-3 सेंटीमीटर। तो हुआ कि नहीं हुआ, थीटा बहुत स्मॉल, तो थीटा का वैल्यू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के आसपास होगा। और आप समझते हो कि 10 डिग्री तक 10 डिग्री तक थीटा को अपन लोग स्मॉल कैटेगरी में लेते हैं। जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल भी थीटा होता है और tan थीटा इक्वल भी अप्रॉक्स इक्वल थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा tan थीटा के वैल्यूज इक्वल होते हैं। कब? स्मॉल एंगल्स के लिए। ये एंगल स्मॉल क्यों है? क्योंकि XN वेरी स्मॉल हुआ करता है। मतलब है कि जो स्क्रीन पे जिस रीजन में इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस अपीयर होंगी वो रीजन बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही नैरो रीजन में, छोटे से रीजन में आपके जो फ्रिंजेज हैं वो फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इन दोनों से कंक्लूड किया साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा, XN अपॉन कैपिटल D इक्वल टू S2A अपॉन स्मॉल d। इन दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ से आप XN का वैल्यू निकाल के ले आओगे। XN का एक्सप्रेशन आपका आ गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपके नज़र नोट्स पर है। और XN का एक्सप्रेशन आ गया D अपॉन स्मॉल d इंटू S2A। और उधर देखें कि S2A क्या है, S2A तो पार्ट डिफरेंस है। यहाँ पर 2 केसेस आ जाते हैं। Imax के लिए पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होगा यदि पॉइंट P पर Pn पर Imax है। फर्स्ट केस, यदि पॉइंट Pn पर Imax है, देन XN का वैल्यू होगा, S2A का वैल्यू पुट करेंगे n लैम्डा। तो आपको इस फर्स्ट केस के अंदर क्या मिल गया, XN का एक्सप्रेशन आ गया यदि पॉइंट Pn पर nth Imax है, तो XN का एक्सप्रेशन आ गया ये। अब क्या करें, XN का एक्सप्रेशन आ गया, अपने को पता करना है फ्रिंज विड्थ। एक बात पर नोटिस करें, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं। ये है nth सीरियल नंबर का
IMAX पॉइंट। ये है n+1 सीरियल नंबर का IMAX वाला पॉइंट। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो पिछले टॉपिक में अपन ने देखा कि डार्क फ्रिंज की विड्थ होती है। एक IMAX से नेबरिंग IMAX तक की डिस्टेंस डार्क फ्रिंज की विड्थ होती है। ये कौन है? डार्क फ्रिंज की बीटा डार्क है ये डिस्टेंस कितना है? इसको आप बोलोगे xn+1। xn+1 और बीटा में क्या रिलेशन है? स्क्रीन से बाहर चले गया, स्क्रीन के अंदर आ जाओ। बीटा इक्वल टू xn+1 माइनस xn। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो Pn और Pn+1 पॉइंट IMAX के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि बीटा डार्क है। ये बीटा डार्क। xn का एक्सप्रेशन तो आपके पास है। xn के एक्सप्रेशन से xn+1 का एक्सप्रेशन कैसे लाओगे? n की जगह पर n+1 पुट करो, तो यहां भी n की जगह पर n+1 पुट कर दो। xn के एक्सप्रेशन में n और xn+1 के एक्सप्रेशन में n+1। इनको सॉल्व करें। कैपिटल D, स्मॉल d और लैम्डा कॉमन आ गया। फाइनली बीटा डार्क का वैल्यू आ गया कैपिटल D लैम्डा स्मॉल d। ये बीटा डार्क का एक्सप्रेशन आ गया। अब करते हैं अपन लोग सेकंड केस। सेकंड केस में क्या करेंगे? सपोज पॉइंट P पर सीरियल नंबर n का I मिनिमम है। मैं इरेज कर रहा हूं इसको। तब यहां पर I मिनिमम है। दो पड़ोसी I मिनिमम के बीच में डिस्टेंस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होगी। ब्राइट फ्रिंज का फैलाव कहां से कहां तक होता है? एक I मिनिमम से नेबरिंग I मिनिमम तक। तो वापस आए, xn इक्वल टू ये आपको xn का एक्सप्रेशन था। इसका सेकंड केस है। सेकंड केस क्या है? इफ पॉइंट Pn इज I मिनिमम, पॉइंट Pn पर I मिनिमम है, तब यहां पर क्या होगा? n+12 लैम्डा। n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट कर दो, तो आपको पार्ट डिफरेंस का वैल्यू λ/2, 3 λ/2 वगैरह आ रहा है। सिमिलरली xn+1 का वैल्यू क्या होगा? n की जगह पर xn का वैल्यू तो आ गया सेम,
xn के वैल्यू में n की जगह पर n+1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां भी वैल्यू जो आएगा d लैम्डा बाई स्मॉल d, सेम। स्क्रीन को नीचे करना चाहते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लो। यहाँ भी बीटा ब्राइट का एक्सप्रेशन भी सेम आया, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो कंक्लूड ये हुआ कि बीटा ब्राइट और बीटा डार्क दोनों का वैल्यू सेम आता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ब्राइट और डार्क फ्रिंज की विड्थ सेम होती है। और ये बात कॉमन सेंस से भी अपने को पहले से पता होना चाहिए कि दोनों की जब ऑल्टरनेट चीज़ें होती हैं, ब्राइट आई मैक्स आई मिनिमम, आई मैक्स आई मिनिमम, आई मैक्स ऑल्टरनेट होते हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम होंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खैर यहाँ प्रूव भी हो गया कि दोनों के विड्थ, फ्रिंज विड्थ सेम होती है। बच्चों ये जो फॉर्मूला बन गया, थोड़ा इसको एनालिसिस करते हैं। बीटा और कैपिटल डी, फ्रिंज विड्थ और कैपिटल डी में रिलेशन है प्रोपोर्शनल, सॉरी, बीटा और स्मॉल डी में रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, यानी कि जो डबल स्लिट है उससे स्क्रीन जितना ज़्यादा दूर होगा, फ्रिंजेस उतनी ज़्यादा वाइड बनेंगे, और डबल स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा, फ्रिंजेस उतनी ही नैरो बनेंगे, बारीक बारीक बनेंगे। ठीक है, तो और बीटा और लैम्डा के बीच में रिलेशन है प्रोपोर्शनल का। बच्चों लैम्डा अपन लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। लैम्डा डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, लाइट के नेचर पे और मीडियम के नेचर पे। ठीक है, वायलेट की लैम्डा स्मॉल होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। रेड की 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, अप्रॉक्सीमेट ये डबल होती है। रेड की वेवलेंथ नियरली डबल होती है। तो रेड लाइट की यदि आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज़ कर रहे हो, यदि रेड लाइट का, या आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो यूज़ कर रहे हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यदि ब्लू लाइट का, तो इस केस के अंदर जो फ्रिंजेस बनेंगी वो वाइडर होंगी और ये नैरो होंगी। नियरली रेड वाली जो फ्रिंजेस है वो डबल विड्थ की होगी वायलेट फ्रिंजेस के कंपैरिजन में। लैम्डा का वैल्यू मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन है जो रे ऑप्टिक्स में अपन ने देखा था, लेकिन ये याद रखो फंडामेंटल बात है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम के साथ ये रिलेशन है। सी तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो अपन लोग कह सकते हैं कि मीडियम यदि डेंस है तो v स्मॉल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम विल बी स्मॉल। डेंस मीडियम में लाइट स्लो चलती है, v स्मॉल होगा। मीडियम डेंस होगा, v स्मॉल होगा। v स्मॉल होगा तो n लार्ज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। n ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। मतलब सेम लाइट है, सेम नेचर की लाइट है,
लाइट का नेचर सेम है, सो लाइट का कलर सेम है। यदि वो वाटर में है तो उसका लैम्डा स्मॉल होगा, ठीक है, और यदि एयर में तो उसका लैम्डा नॉर्मल होगा, यानी कि कंपैरेटिवली वाटर के कंपैरिजन ज़्यादा होगा। बुक्स के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसा करके बोला करते हैं कि सपोज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो भी अपन ने देखा था, पूरा बॉक्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का बॉक्स, डबल स्लिट और वो जो स्क्रीन है, सारा का सारा यदि एक्सपेरिमेंटल सेटअप को पानी में मर्ज कर दें, ठीक है, इसकी साइज़ बहुत बड़ी नहीं होती, हार्डली 1 मीटर 70 सेंटीमीटर के आसपास तो इसकी जो है साइज़ होती है। सिंगल डबल स्लिट से लेकर के स्क्रीन तक का डिस्टेंस है जो 1 मीटर के आसपास होता है। तो आपने पूरे को एक टब में, स्विमिंग पूल में अंदर रख दिया ले जा करके। पहले मीडियम क्या था? एयर, अब मीडियम हो गया वाटर। मीडियम का डिफरेंस की वजह से क्या होगा, स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस अपीयर होंगी वो कंपैरेटिवली नैरो होंगी, एयर में के कंपैरिजन में वाटर में जो फ्रिंजेस होंगी वो नैरो होंगी, ठीक है बच्चों। एक कंसेप्चुअल टॉपिक है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, अपन ने सुना है कि पढ़ा है अपने, इंटरफ्रेंस होने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट होना ज़रूरी है, सेम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट बीम्स होना ज़रूरी है। यदि वो मोनोक्रोमेटिक नहीं हो, वाइट लाइट हो तो ऐसा लगेगा पहली बार तो कि नहीं, फिर तो इंटरफ्रेंस ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेते, धीरे धीरे बात करते हैं, सुनिए धीरे धीरे। सपोज S1 S2 को जो इल्यूमिनेट कर रहा है पर्टिकुलर लाइट सोर्स, सपोज ये ब्लू कलर का है, तो क्या होगा, यहां पर ब्लू कलर के फ्रिंज पैटर्न अपीयर होगा। यदि ये रेड कलर का है तो यहां पर रेड कलर का फ्रिंज पैटर्न अपीयर होगा वाइट स्क्रीन पर। उनमें डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस मत बताना है कि ब्लू वाला ब्लू कलर का दिखाई देगा, रेड वाला रेड, ये तो मालूम है। ब्लू कलर वाला नैरो होगा, ब्लू कलर के जो फ्रिंजेस हैं वो नैरो होंगी और रेड कलर वाली जो फ्रिंजेस हैं वो वाइडर होंगी। क्यों? बीटा का वैल्यू डिपेंड कर रहा है लैम्डा पर, एक और चीज का वैल्यू डिपेंड कर रहा है लैम्डा पर, और वो है एक पर्टिकुलर फ्रिंज, nth सीरियल नंबर के जो फ्रिंज है आईमैक्स है, उसका सेंटर से डिस्टेंस xn का वैल्यू भी लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। यदि और बात करते हैं अपन लोग ब्लू, जिसकी लैम्डा का वैल्यू है 4000 एंगस्ट्रॉम, रेड जिसका लैम्डा का वैल्यू है सपोज 8000 एंगस्ट्रॉम। आपको ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है, वायलेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात कर रहे हैं अभी तो ठीक है, ब्लू ही ले लेते हैं, ब्लू बोलने में अच्छा लगता है। एक्चुअली वायलेट का तो वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम होता है और ब्लू का होता है 4000, 4100, 4200 के आसपास, तो नियरली ये डबल है, ठीक है। यदि आपने यहाँ पे ब्लू कलर का बल्ब यूज़ किया है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, तो यहाँ पे ब्लू कलर की फ्रिंजेस अपीयर होंगी, मैं उनको मार्क करता हूँ। ये स्क्रीन का सेंटर है P0, तो ब्लू कलर की फ्रिंजेस हैं, उनके मैं नाम दे रहा हूँ B0, B1, B2,
मैं केवल ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सही बात बोले तो फ्रिंजेस एक्चुअली ब्राइट ही होती हैं। ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो डार्कनेस होती है, जो एब्सेंस ऑफ लाइट है, उसको हम लोग डार्क फ्रिंज बोलते हैं। तो डार्कनेस तो एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है, वो तो दो ब्राइट के बीच में एब्सेंस ऑफ लाइट है, इसलिए उसको अपन लोग डार्क फ्रिंज बोल देते हैं। असल में फ्रिंज तो ब्राइट ही होती है। तो ये ब्राइट फ्रिंजेस हैं। ब्लू की सेंट्रल फ्रिंज और ये ब्लू कलर की फर्स्ट फ्रिंज, सेकंड फ्रिंज, थर्ड फ्रिंज एंड सो ऑन, ठीक है। और आपको ये दिखाई दे रहा है लैम्डा को देख करके, लैम्डा डबल है। तो जो x का वैल्यू है, हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैंने यहाँ पे ब्लू की जगह रेड लाइट का मोनोक्रोमेटिक सोर्स लगा दिया, रेड कलर का, लैम्डा डबल कर दिया, उससे क्या होगा? अब यहाँ पे स्क्रीन पर अब रेड कलर के फ्रिंजेस दिखाई देंगे। रेड कलर की सेंट्रल फ्रिंज कहाँ बनेगी? सेंट्रल फ्रिंज तो हमेशा सेंटर पर ही बनेगी, P0 पॉइंट पर ही। सेंटर सबका सेम होता है, सेंटर अलग अलग नहीं होते। लेकिन R1, R2, R3 ये डबल डबल डिस्टेंस पर क्यों है? क्योंकि लैम्डा डबल है, रेड कलर का लैम्डा डबल है, इसलिए इनका जो x का वैल्यू है, रेड कलर वाली जो फ्रिंजेज है उनके x का वैल्यू भी डबल डबल होगा, लैम्डा डबल होने की वजह से x का वैल्यू भी लैम्डा के साथ प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिंजेज हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगी और डबल डबल विड्थ की होंगी। बीटा ब्लू से डबल विड्थ की होगी बीटा रेड, विड्थ भी डबल, डिस्टेंस भी डबल, एक्स भी डबल, बीटा भी डबल। अब देखते हैं क्या होता है। सपोज आपने यहाँ पे दोनों बल्ब इल्यूमिनेट कर दिए, दो, तो क्या होगा? यहाँ से S1 और S2 से, S1 से भी रेड और ब्लू लाइट निकल रही है, S2 से भी रेड और ब्लू लाइट निकल रही है। स्क्रीन पर रेड वाली से इंटरफ्रेंस करेगी और ब्लू वाली से इंटरफ्रेंस करेगी। रेड वाली और ब्लू वाली मीट तो करेगी लेकिन इंटरफ्रेंस नहीं करेगी, तो ना करे तो कोई बात नहीं। S1 से रेड, S2 से भी रेड निकल रही है, रेड वाली इंटरफ्रेंस करेगी, ब्लू वाली से इंटरफ्रेंस करेगी। तो यहाँ पे अब रेड और ब्लू दोनों लाइट के फ्रिंज पैटर्न होंगे। यदि आपने दो बल्ब, रेड और ब्लू दो कलर के बल्ब यहाँ पर लगा रखे हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको रेड और ब्लू दोनों फ्रिंज पैटर्न आपको अपीयर होंगे स्क्रीन पर, और इस प्रकार के होंगे। B0 और R0 यानी कि जीरोथ ऑर्डर के, यानी कि सेंट्रल ब्लू और रेड के और ब्लू की सेंट्रल फ्रिंज है, वो तो सेंटर पर दोनों ओवरलैप होंगी। B1 अकेली है, लेकिन B2 और R1 ओवरलैप होंगे, B3 अकेला है, B4 और R2 ओवरलैप होंगे। कलर्स का ओवरलैप होगा, ब्लू और रेड कलर ओवरलैप होकर के मिक्स होकर के कैसा दिखाई देगा वो आप जानो, मैं क्या बताऊं, ढूंढ लेना कहीं कि भाई ब्लू और रेड का मिक्सचर कैसा दिखाई देता है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। यदि मैं यहाँ पे 3-4 बल्ब लगा देता हूं तो यहाँ पे फिर मिक्स हो करके और 3-4 कलर के मिक्सचर फ्रिंज पैटर्न आपको प्राप्त होंगे। यदि मैं यहाँ पे वाइट कलर का फाइनली मैं यहाँ पे वाइट कलर का बल्ब लगा देता हूँ। वाइट का मतलब विवग्योर 7 कलर्स
अकेला एक बल्ब अपने अंदर 7 कलर्स की लाइट निकाल के दे रहा है, वाइट बल्ब है इसका मतलब। इतना पक्की बात है कि ये डेफिनेटली कोहेरेंट नहीं है, सब मानते हैं इसको कि वाइट लाइट इज नेवर बी ए कोहेरेंट, कोहेरेंट नहीं है ये, ठीक है। ये सिंगल फ्रिक्वेंसी की लाइट नहीं निकाल रहा, मिक्सचर वेवलेंथ की लाइट ये निकाल रहा है। लेकिन ये S1 और S2 से ब्लू लाइट भी निकल रही है, तो उन्होंने अपना फ्रिंज पैटर्न छाप दिया इस पे स्क्रीन पर। ब्लू भी निकल रही है, रेड भी निकल रही है, सब निकल रही है, तो यहाँ पे सारे कलर्स का 7 कलर्स का फ्रिंज पैटर्न यहाँ पर प्राप्त होगा। सेंटर पर तो सारे के सारे 7 के 7 कलर्स प्रेजेंट होंगे, सेंटर पर 7 कलर्स प्रेजेंट होंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, ओवरलैप होकर के क्या बनेंगे, वाइट बनेंगे। तो सेंट्रल जो फ्रिंज है, जो कि ब्राइट फ्रिंज हुआ करती है, वो कैसी कलर की होगी, वाइट कलर की होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे 7 कलर्स ओवरलैप हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे 7 फ्रिंजेज हैं, 7 ब्राइट फ्रिंजेज हैं यहाँ पे। उन 7 ब्राइट फ्रिंजेज में सबसे ज़्यादा वाइड कौन सी वाली है, जिसकी लैम्डा सबसे ज़्यादा है, रेड वाली। तो यहाँ पे रेड वाली जो फ्रिंज है, रेड वाली जो बैंड है, रेड वाली जो पट्टी है, वो सबसे ज़्यादा चौड़ी होगी, फिर उससे कम येलो की, और उससे कम ब्लू की, और उससे कम वायलेट की। मतलब यहाँ पे एक बैंड बनेगा, उसके किनारे रेड होंगे, उनके एजेस रेड होंगे। क्यों? क्योंकि रेड की जो पट्टी है वो ज़्यादा वाइड है, और सेंटर वाला उसका सेंट्रल वाइट फ्रिंज का जो सेंट्रल पार्ट होगा वो क्लियरली वाइट होगा, और सेंट्रल फ्रिंज का जो किनारे होंगे वो रेडिश होंगे, या ऑरेंज कलर के होंगे, या रेडिश होंगे किनारे, क्योंकि रेड जो फ्रिंज है वो वाइडर है, सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट है, वो किनारों से आपको दिखाई दे रही है। सेंटर तो वाइट होगा और किनारे रेड होंगे सेंट्रल फ्रिंज के। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि आगे का क्या, सेंट्रल फ्रिंज तो वाइट हो गई और उसके किनारे रेड कलर के हैं सेंट्रल फ्रिंज के। उससे बाकी लोगों का क्या, बाकी जो फ्रिंजेज हैं उनका क्या। बाकी फ्रिंजेज ऐसा है कि यदि कहीं कोई कलर अकेला हुआ तो वहाँ का जो फ्रिंज है वो उस पर्टिकुलर कलर का दिखाई देगा। यदि कोई कलर वहाँ पर अकेला हुआ, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि किसी से ओवरलैप हुआ ही नहीं, उसने अपनी अलग जगह तलाश ली और वो चुपचाप अकेला बैठा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, तो वो उस पर्टिकुलर जो फ्रिंज होगी वो कलर्ड होगी, उस पर्टिकुलर कलर की होगी। कहीं पर 2 कलर ओवरलैप हो गए, कहीं पर 3-4 कलर ओवरलैप हो गए। उन 3-4 कलर के मिक्सचर से कैसा कलर बनेगा वो तो मिक्स करके जानना पड़ेगा आपको। लेकिन इतना समझ लो कि कुछ पॉइंट पर सिंगल कलर अपीयर होगा वहाँ पर, और कुछ पॉइंट पर 2 और 3 और 4 और 5 और 7 कलर्स ओवरलैप होंगे। जहाँ पर 6-7 कलर ओवरलैप हो गए वहाँ की फ्रिंज तो आपको वाइट कलर की दिखाई देगी। जहाँ पर 1 और 2 और 3 कलर्स हुए ओवरलैप हो रहे हैं वहाँ पर आपको फ्रिंज कलर्ड दिखाई दे जाएंगे। तो पूरे टॉपिक का कंक्लूजन कि यदि आप वाइट लाइट यूज़ करते हो इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में तो स्क्रीन पर आपको सेंट्रल फ्रिंज तो पक्का वाइट दिखाई देगी और उसके एजेस रेड कलर के होंगे, और फिर कुछ शुरुआत के कुछ सीरियल नंबर के जो फ्रिंजेज हैं वो कलर्ड दिखाई देंगी, और हायर सीरियल नंबर वाली जो फ्रिंजेज हैं, हायर ऑर्डर वाली, ऑर्डर का मतलब सीरियल नंबर, हायर सीरियल नंबर वाली जो फ्रिंजेज होंगी वो 5 और 6 और 7 कलर ओवरलैप हो जाने की वजह से वाइट कलर की होंगी। और फिर उसके बाद में पूरा रीजन जो है वो वाइट होगा, उसके अंदर फिर डार्क के ऊपर डार्क फ्रिंजेस वाली जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर वाइट फ्रिंजेस भी ओवरलैप कर जाएंगे, तो पूरा ही वाइट हो जाएगा
ये कब होगा? हायर सीरियल नंबर के लिए, लेकिन लोअर सीरियल नंबर्स के लिए कलर्ड फ्रिंजेस होंगी। तो बच्चों ये था इंटरफेरेंस। इस वीडियो में अपन ने थ्योरी कंप्लीट कर ली, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।